हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी के क्वेश्चनों के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आप प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट भी कर सकते हैं और स्ट्रांग भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू प्रश्नोत्तर, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, छात्रों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं किया जाता है। छात्रों के व्यवहार को समझना और उसमें सुधार करना। बिल्कुल सही बात है। यदि छात्रों के व्यवहार को समझेंगे और उसमें व्यवहार में परिवर्तित कर उसको सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उसी हम क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षण विधियों का विकास करना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों का विकास करती है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाठ्यक्रम की योजना बनाना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम की योजना बनाने पर भी विचार किया जाता है, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। यह साइड उद्देश्य हैं, जो उप उद्देश्य हैं, उनके अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम निर्माण भी। तो यह भी क्या मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। स्किनर के अनुसार प्रबलन का अर्थ क्या है? स्किनर के अनुसार प्रबलन का अर्थ क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है सजा देना। देखिए, प्रबलन कभी सजा देने वाली बात हो ही नहीं सकती। प्रबलन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। शाबाश, बहुत अच्छा, आगे पढ़ो, तुम पढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, ये सारे क्या है? प्रबलन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना। प्रबलन में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। और शिक्षार्थी को हतोत्साहित करना। तो प्रबलन में कभी भी शिक्षार्थी को हतोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड पीडी इसको बोलते हैं, जेड जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जेड क्या है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि बालक अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से सीखता है। तो इसी को हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। चाहे वो संस्कार हो, संस्कृति हो, रीति रिवाज हो, उन सभी को बालक जो है अपने आसपास के माध्यम से क्या करेगा? वो सीखेगा। तो बालक का विकास जो होता है वो आसपास के, बालक का जो अधिगम है वह आसपास के माध्यम आसपास का जो भी घटनाक्रम है, परिवार हुआ, समाज हुआ, कुटुंब हुआ, गांव हुआ, तो उसके माध्यम से बालक जो है अपना अधिगम करता है, उसको हम बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसी बात को कहा जाता है सांस्कृतिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। और ये किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये हो नहीं सकता। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट है। स्किनर का ऑपरेशन ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत, ये भी नहीं है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। देखिए, इसके साथ साथ हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत दिया है और थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत को दिया है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आसपास के वातावरण के माध्यम से सीखना, इसी को हम क्या कह रहे हैं? जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में आउटडोर लर्निंग का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, आउटडोर, अब देखिए अगर हम बात करें आउटडोर का मतलब क्या है। आउटडोर का मतलब होता है कमरे के बाहर या घर से बाहर। तो अगर हम देखें छात्रों को नई जगह पर ले जाना, देखिए छात्रों को नई जगह पर ले जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आउटडोर लर्निंग की जा रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कक्षा के बाहर के अनुभवों के माध्यम से सीखना, बिल्कुल सही बात है कि यदि बच्चा कक्षा के बाहर के अनुभवों के माध्यम से सीखेगा तो वह ज़्यादा अधिगम प्राप्त कर सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे? आउटडोर लर्निंग कहेंगे। शिक्षक का अवकाश आउटडोर लर्निंग नहीं होता और छात्रों की संख्या को बढ़ाना भी आउटडोर लर्निंग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑब्जर्वेशनल
लर्निंग के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा। कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में आता है? देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं, एस, पी, सी और एफ। एस मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, पी मतलब प्री ऑपरेशनल, सी मतलब कॉन्क्रीट और एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसको हम बोलेंगे कि कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है वह आती है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। जो अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार वह होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास के अध्ययन के लिए कोहलबर्ग ने कौन सा तरीका अपनाया? देखिए, कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों को यदि नैतिक विकास करना है तो उसका क्या लिया जाना चाहिए? साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। क्या लिया जाना चाहिए? साक्षात्कार। अर्थात बच्चों को हम ये सिखाएं कि भाई बड़ों से नमस्कार करना, आदर करना बहुत अच्छी बात है, और बच्चों को हम अच्छी अच्छी बातों को सिखाएं। तो ये सामने से ही बैठ के तो सिखाया जा सकता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? साक्षात्कार। तो कोहलबर्ग ने कहा है कि बच्चों में यदि नैतिक विकास करना है तो साक्षात्कार के माध्यम से हम उसको सिखा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि जब कोई काम मिलजुल कर कई छात्र मिलजुल कर उस कार्य को करें और उस कार्य को आसानी से वह करने में सक्षम हो और अपने परिणाम को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में वह सक्षम हो, तो उसे हम बोलेंगे समूह कार्य। तो समूह कार्य में ए होगा समय की बचत, जिसमें ये गलत आंसर है। समूह में सीखने और सहयोग विकास करना सही है। शिक्षक की मेहनत कम करना ये भी गलत है। पाठ्यक्रम की पूर्ति ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक कौन सी है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि यदि बालक को सीखना है तो ग्रुप डिस्कशन, आपस में जो चर्चा की जाती है वह सबसे प्रभावी तकनीक है, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसका कुछ भी आंसर देने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। उत्तर तो हम उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। तो व्याख्यान विधि सीखने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, समूह चर्चा सीखने के लिए प्रभावी है, प्रश्नोत्तर ही नहीं है, नोट्स बनाना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या अर्थ है? देखिए, फीडबैक का मतलब होता है कि कोई भी हमने क्रिया करी और उसका हम सामने वाले से ये उत्तर लें कि आपको ये जो हमारी प्रक्रिया है वो कैसी लगी, उसे हम क्या बोलेंगे? फीडबैक। तो फीडबैक शिक्षण की प्रक्रिया को स्थिर करना ये नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना बिल्कुल सही है। शिक्षकों को सिखाना ये गलत है और छात्रों को नियंत्रित करना ये गलत है। यानी छात्र किस तरह से सीख गए हैं और हम किस तरह से उसको ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? फीडबैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन किसे कहा जाता है? देखिए, संज्ञानात्मक असंतुलन का मतलब होता है कि कोई भी हमें नई जानकारी प्राप्त हुई तो वह पूरी पूर्व जो हमारी जो जानकारी है उसमें क्या करे? बाधा उत्पन्न करे। तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक असंतुलन। तो पहला ऑप्शन है सीखने में बाधा, ये गलत है। मानसिक विकास में वृद्धि भी संज्ञानात्मक संतुलन नहीं होता। नई जानकारी के कारण पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, यही संज्ञानात्मक संतुलन होता है, ये राइट है। और ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास, तो ये भी संज्ञानात्मक संतुलन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, शिक्षण में निर्देशात्मक विधि का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षण में निर्देशात्मक विधि का क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है छात्रों को स्वतंत्रता देना, ये गलत है। निर्देशात्मक विधि में छात्रों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्देशन में दिशा निर्देश ही प्राप्त प्रदान किए जाते हैं। शिक्षण का अवलोकन करना, ये भी गलत है। निर्देशन में सजा देना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम सिद्धांत सामाजिक संदर्भ में सीखने पर बल देता है? कौन सा अधिगम सिद्धांत जो है वह सामाजिक संदर्भ में सीखने पर बल देता है? तो ये सीधी सी बात है कि सामाजिक संदर्भ में सीखने पर बल देगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, मॉडलिंग और इमिटेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इमिटेशन शब्द किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? मॉडलिंग और इमिटेशन शब्द अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का अर्थ क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का मतलब होता है कि हमने कुछ भी पढ़ाया
तो हमने जो शिक्षण कार्य कराया उस पर विचार करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग टीचिंग। तो ऑप्शन ए क्या है? छात्रों के प्रति ध्यान देना, ये गलत है। पाठ को दोहराना, ये भी गलत है। शिक्षण के अनुभव, अपने अनुभवों पर विचार करना, ये सही है। शिक्षण में विविधता लाना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, अधिगम में सकारात्मक प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? अधिगम में सकारात्मक प्रबंधन का अर्थ होता है कि छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को पढ़ने के लिए क्या करना? प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन बी छात्रों को सजा देना गलत है। छात्रों का प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। छात्रों को निष्क्रिय करना, ये भी गलत है। तो देखिए, तीन ऑप्शन तो वैसे भी हम इनको हटा सकते हैं। चौथा ऑप्शन अपने आप सकारात्मक दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व निर्माणात्मक शिक्षण का मुख्य आधार है? देखिए, निर्माणात्मक शिक्षण का मुख्य आधार होते हैं छात्र केंद्र शिक्षण। क्या होते हैं? छात्र, क्योंकि हम छात्र के ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्र के ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो शिक्षक केंद्र शिक्षण, ये भी गलत है। छात्र केंद्र शिक्षण, ये सही है। पाठ्य केंद्र शिक्षक, ये गलत है। अनुशासन केंद्र, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? देखिए, इसकी स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की क्या कहता है कि भाई बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है, तो समाज उसके सीखने में क्या करता है? सहायता करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन ए है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, ये गलत है। बच्चों को सामाजिक सहायता प्रदान करना, ये सही है। बच्चों को सजा देना, ये गलत है। और बच्चों की गलतियों को सुधार करना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम अक्षमता का क्या अर्थ होता है? अधिगम अक्षमता का अर्थ होता है कि सीखने में कठिनाई को हम क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता बोलते हैं। तो बुद्धिमत्ता की कमी अधिगम अक्षमता नहीं होती, वो मंदबुद्धि बालक हो जाता है। सीखने में विशिष्ट कठिनाई, ये सही है। प्रेरणा की कमी, ये भी गलत है। और सामाजिक कौशल की कमी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखना किसके आधार पर होता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखना किसके आधार पर होता है? तो सीखना जो होता है वो प्रबलन प्रबलन और परिणाम का आधार है। प्रबलन और परिणाम का क्या है? आधार है। यानी छात्र को सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उसके आधार पर वह सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से अपनी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी प्रैक्टिस की। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए और भी जो क्वेश्चन है मिलते रहेंगे। इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, और जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल पर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से लगातार जुड़े रह सकते हैं। और अब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करती रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।